हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स। आज डिस्कस करेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग, जो कि उसका एक पार्ट है एंटी अस्थमैटिक ड्रग। सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स होता क्या है? तो अस्थमा इज ए इन्फ्लामेटरी। पहले देखिए, अस्थमैटिक ड्रग जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले अस्थमा के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे एंटी लगा होता है, एंटी अस्थमैटिक ड्रग का मीन्स होता है एंटी प्लस इसे डिवाइड कर लीजिएगा अस्थमैटिक, तो इसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो एंटी का मीन्स होता है उसके विरुद्ध, मतलब कि उसके अगेंस्ट काम करना। अस्थमा के अगेंस्ट जो ड्रग काम करती है उसे बोलते हैं अस्थमैटिक ड्रग्स। सो यहाँ पे यही दिया गया है, ये अस्थमा के बारे में बताया गया। अस्थमा इज ए इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन एलर्जेंस that leads to the severe constriction bronchi due to release of mediators histamine, serotonin, leukotrienes. So drug used in management of asthma is called anti-asthmatic drug. सो यहाँ पे यही दिया गया है कि अस्थमा जो है वो एक इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन है, जो कि हमारी जो ब्रोंकाई होती है, ऐसे करके ब्रोंकाई है, और ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इसमें सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम करती है उसे बोलते हैं एंटी अस्थमैटिक ड्रग। और जब ये एलर्जी रिएक्शन करती है तो कौन कौन से मेडिएटर्स रिलीज करती है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्राइनेज। सो ड्रग यूज इन मैनेजमेंट, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ली जाती है उसे बोलते हैं एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। तो ये हमें अस्थमा के बारे में बेसिक नॉलेज पता हुआ। अब इसकी जो एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट नंबर पे ब्रोंकोडायलेटर्स है, सेकेंड नंबर पे है एंटीकोलिनर्जिक, एंड थर्ड नंबर पे है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, एंड फोर्थ नंबर पे है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड फिफ्थ नंबर पे एंटी हिस्टामिन। तो जो फर्स्ट नंबर पे ब्रोंकोडायलेटर्स, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी 2 भागों में डिवाइडेड है, एडर्जिक एगोनिस्ट एंड सिंपैथोमाइमेटिक्स। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, हम जो ये शब्द आप लोगों ने सबने सुना होगा, जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे फार्मा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स होता है ये जब ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो वो हमारी बॉडी के थ्रू क्या वर्क दिखाती है, तो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उस ड्रग्स का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दी कॉज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ऑफ ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेट द बीटा रिसेप्टर्स। तो जैसे कि ये जो हमारी ब्रोंकाई है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है, और जब ब्रोंको डायलेटर्स हमने एंटर की बॉडी के अंदर, इसका मीन्स ही ये डायलेट करना। जो ब्रोंकाई है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है उसे डायलेट करना। तो ये क्या करती है? बाइडनिंग मतलब कि एयर वे को बाइड कर देती है, और जो हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है जो कॉन्स्ट्रिक्शन में आ गई है उसे रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है तो उसे क्या करती है? रिलैक्स कर देती है। तो इसका ब्रोंकोडायलेटर्स का जो फर्स्ट पार्ट है एडर्जिक एगोनिस्ट सिंपैथोमेटिक्स। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ब्रोंकोडायलेटर्स है, ये दे कॉज बाइंडिंग ऑफ द एयर वे। हमारी जो एयर वे है वो चौड़ी हो चुकी है, तो ये उसे क्या करती है? रिलैक्स कर देती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। तो इसका मीन्स है डायलेट। तो कोई भी हम लोग डायलेटर्स खाएंगे तो उसका मीन्स ही यही है कि वो डायलेट करेगी हमारी ब्लड वेसल्स को। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं बोलेंगे, ब्रोंकाई को डायलेट कर देगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ड्रग्स एग्जांपल्स एंड डोजेस। सो ये एग्जांपल साल्बुटामॉल, टर्बुटालाइन, फार्मोटिरॉल,
एल्बुटेरॉल। सो ये आप लोगों को एग्जाम्पल याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें से 2 तो याद ही करना होता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या फार्मा के, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एक लॉन्ग में आंसर पूछ देते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होता है। तो उसमें ना आपको 5 जो क्लासिफिकेशन करना होगा, तो इसमें आप लोगों को 5 के मतलब 5 जो है क्लासिफिकेशन डिवाइडेड होगा, तो पाँचों के बारे में बताना होता है। तो इसमें क्या है, अगर आप लोग 2 ड्रग्स भी लर्न कर लेते हैं तो काफ़ी है, लेकिन आप लोगों को सारे ही याद होने चाहिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। क्या है, साल्बुटामॉल, टेर्बुटालाइन एंड फार्मोटिराल, एल्बुटिरॉल। और डोजेस अगर याद कर पाए तो याद कर, वरना इतना कंपलसरी नहीं होता है, कभी भी डोजेस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन एंड यूजेस। इंडिकेशन मीन्स होता है कि ये ड्रग्स जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं ये कहाँ यूज किए जाते हैं। तो रिलीविंग ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ अस्थमा। तो हमारी जो जब हमें अस्थमा हो जाता है, हमारी बॉडी में जब अस्थमा हो जाता है तो उसे रिलीव मतलब रिलैक्स करता है। जो डिस्ट्रेस में आ गई हैं अस्थमा को, ब्रोंकाई जो है उसे रिलैक्स करती हैं। नेक्स्ट है ब्रोंको स्पाज्म है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो स्पाज्म एंड यहाँ पे और लगा सकते हैं, स्पाज्म एंड कॉन्स्ट्रिक्शन का मीन्स क्या होता है, स्पाज्म जो होता है वही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि जो हमारी जो ब्रोंकाई है उसमें नैरोइंग आ गई है, कि मतलब नैरोइंग आ गई है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो आ गया है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रिकॉशंस, कि कोई भी पेशेंट है अगर आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हैं तो किस किस इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, किस किस डिजीज में नहीं देना चाहिए। तो पेशेंट विद अनकंट्रोल एरिथमिया, अगर पेशेंट अनकंट्रोल एरिथमिया है, एरिथमिया मीन्स आप लोग समझते होंगे इरेगुलर हार्ट बीट। अगर एरिथमिया का टर्मिनोलॉजी है इरेगुलर हार्ट बीट, अगर बॉडी में इरेगुलर मतलब हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही, इरेगुलर कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो उनको ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं देनी है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्बुटिरॉल में कॉज हाइपोकैलेमिया, अगर बहुत दिनों से अगर वो एल्बुटिरॉल यूज कर रहे हैं हाइपोकैलेमिया के कारण, तब भी हमें ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं देनी है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे एडवर्स इफेक्ट। तो फर्स्ट नंबर पे है नर्वसनेस, नर्वसनेस बॉडी में देखने को मिलेगी जब ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे। एंड एंजाइटी, ट्रिमर, पाल्पिटेशन, एचएन द हाइपरटेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया, एरिथमिया। आप सभी ट्रिमर मतलब बॉडी में ट्रिमर हो जाना, पाल्पिटेशन मतलब बॉडी का यही रेगुलर हार्ट बीट, तो पाल्पेट होना मतलब पाल्पिटेशन अगर देखने को मिल सकता है, बॉडी पाल्पेट करने लगेगी। हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, हेडेक, टैकीकार्डिया एंड एरिथमिया। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन मीन्स है कि ड्रग क्या इंटरेक्ट करेगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन किसी भी टॉपिक में किसी भी एग्जाम में ड्रग इंटरेक्शन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें ड्रग इंटरेक्शन नहीं काम आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट हैं, अगर बी फार्मा अगर और भी कोई स्ट्रीम से डी फार्मा बी फार्मा, तो उनमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी जाती है, लेकिन एक देख सकते हैं अगर आप लोग एक पेशेंट को देख रहे हैं तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। तो नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर, को नर्स को मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग साउंड, तो ये मॉनिटर करना है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है टीच द पेशेंट दैट हाउ टू यूज इनहेलर्स, पेशेंट को टीच करना है प्रॉपर कि इसे कैसे इनहेल करें। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जो रेस्पिरेटरी इरिटेंट है उसे अवॉइड करें, सच एज स्मोक, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। सो फ्रेंड्स आज हमने इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिथाइलक्सान्थिनेज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और मैं फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और भी हम आगे इम्प्रूव करेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।